नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते का आज अंतिम दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक और प्राइवेट मेंबर बिल यानी गैर सरकारी विधेयक शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता और नव विक्रम सिंह। अमरिंद्र से हम लोकसभा से जुड़ा अपडेट लेंगे, जबकि हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह राज्यसभा से जुड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के अंबाला से बीजेपी के लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया जी, पश्चिम बंगाल के दमदम से टीएमसी सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय जी, वहीं ओडिशा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वन्य संरक्षण संशोधन बिल और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल समेत 3 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में किए जाएंगे पेश। सरोगेसी विनियमन विधेयक में राज्यसभा के संशोधन पर भी लोकसभा में विचार होगा। सुलह विधेयक 2021 राज्यसभा में होगा पेश। खेलो इंडिया योजना, जी हां, खेलो इंडिया योजना और खेल अवसंरचना के मुद्दे पर लोकसभा में ध्यान आकर्षण भी आज है। जलवायु परिवर्तन और मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा भी कार्यसूची में शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर भी आगे चर्चा होगी। दोनों सदनों के एजेंडे में 130 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक। अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा रहेगी जारी। कंपनी संशोधन विधेयक 2019 पर राज्यसभा में होगी आगे की चर्चा। हम राज्यसभा और लोकसभा की आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से उस पर खास चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए कल दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ उस पर। पर्सनल डेटा संरक्षण बिल 2019 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट कल संसद में पेश की गई। दोनों सदनों में महिलाओं को शक्ति प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण भी पेश किए गए। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि दोनों सदनों में अलग अलग मुद्दों पर अवरोध की वजह से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल हैं। शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों की कार्यसूची में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक भी शामिल हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं लोकसभा में आज क्या है खास उस पर। वन्य जीवन संरक्षण संशोधन बिल 2021, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल 2021 और चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा के संशोधनों पर भी विचार होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर सदन में आगे की चर्चा होने वाली है। विनियोग सांख्यांक 5 विधेयक भी पेश और विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। खेलो इंडिया योजना और खेल अवसंरचना के मुद्दे पर बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती आज ध्यान आकर्षण भी लाने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन और मूल्य वृद्धि के महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियम 193 के तहत चर्चा भी एजेंडे में शामिल है। महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाने वाली है। वहीं सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाने वाले हैं। वहीं दोनों सदनों में जिन महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी रखे जाने वाले हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे।
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश होंगे। कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट्स भी सभा पटल पर रखी जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरण भी दोनों सदनों में पेश किए जाने वाले हैं। जी हां, सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ओर। अमरेंद्र, मोटे तौर पर तो हमने बता दिया क्या कुछ आज होने वाला है, क्या महत्वपूर्ण कार्यसूची है, लेकिन बारीकी से अगर जानने की कोशिश करें तो क्या है खास? प्रतिबिंब आज संसद के शीतकालीन सत्र का 15वां दिन है। कामकाज के लिहाज से खासा अहम दिन माना जा सकता है, क्योंकि संसद के जो कामकाज के लिस्टिंग में उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें सब क्वेश्चन आवर्स माननीय सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े सवाल उठाएंगे। इसमें एक अहम सवाल आजकल जो चल रहा है वो प्लास्टिक पाकों के निर्माण को लेके है। इसमें बता दूं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो सीपेट है वो भारत सरकार के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, जो वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट के ऊपर काम करके प्लास्टिक पार्कों का निर्माण कर रहा है। तो इससे जुड़ा एक अहम सवाल आज लोकसभा में पूछा जाना है। इसके अलावा कुपोषण एक भारत की एक बड़ी समस्या है जिस पर काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है, इस पर भी एक अहम सवाल पूछा जाना है। इसके अलावा कई अहम और सवाल हैं कई मंत्रालयों से, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय है, शिपिंग मिनिस्ट्री है, उनसे जुड़ा सवाल है। इसके अलावा चूंकि कमेटी एक पार्लियामेंट की एक अहम रोल निभाती है, तो कई सारी कमेटियों की रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में आज आनी है, जिसमें माननीय सभापति जो हैं कमेटी के वो अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। इसके अलावा मैं अब आपको बता दूं कि 193 के अंतर्गत जो जलवायु परिवर्तन पे जो 8 दिसंबर को जो कनिमोझी ने एक चर्चा प्रारंभ की थी, उस पर भी आगे की चर्चा है। इसके अलावा 193 के अंतर्गत प्रोफेसर सौगत रॉय जी स्टूडियो बैठे हैं, उनकी भी प्राइस राइजिंग को लेकर एक चर्चा को आगे देना है। लेकिन जो अहम 3 बिल हैं प्रतिबिंब, वो मैं बिलों पर आता हूं। आपने सौगत राय जी का नाम लिया है, तो पहली प्रतिक्रिया मैं उनसे ले लेता हूं। महत्वपूर्ण चर्चा लंबित है। आज संभवतः 193 के तहत कीमतों की वृद्धि को लेकर जो चर्चा आप शुरू करने वाले हैं वो शुरू हो पाए। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा, कितना महत्वपूर्ण विषय है? नहीं, एक तो हमारा क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हो रहा था, वो भी पूरी नहीं हो पाई। वो पूरी नहीं हो पाई और उस पर मंत्री जी का जवाब भी नहीं मिला अभी तक। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण चर्चा प्राइस राइज पर है, वो भी होने वाला है, लिस्टेड है बिजनेस में, तो अभी तो शुरू ही नहीं हो पाया। जी। कल परसों से संसद का गतिरोध हो रहा है। वो जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी में जो घटना हुई थी, उस पर जो एसआईटी ने रिपोर्ट दिया, एसआईटी बोला कि ये प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था। उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा का नाम जुड़ा हुआ है। इसको लेके गतिरोध हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइस राइज को लेकर कहीं ना कहीं सदन के बाहर भी, सदन के भीतर भी विपक्ष जो है विषय इसको बनाता रहा है, और जब चर्चा इस पर सूचीबद्ध है तो आपको नहीं लगता कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए? जो बात सदन के बाहर विपक्ष कहता रहा है, कहीं ना कहीं उसके पास अवसर है सदन के भीतर अपनी बात रखने का और उस माध्यम से अपनी बात को पूरे देश तक पहुंचाने का। नहीं, संसद तो जरूर ऐसा एक फोरम है जहां पर अपनी बात हम देश तक पहुंचा सकते हैं लोकसभा टीवी के माध्यम से। लेकिन कभी कभी ऐसा इश्यूज आ जाते हैं, उसको लेकर जो विरोधी है वो आवाज़ उठाने का जरूरी समझते हैं, तो हाउस आगे नहीं बढ़ रहा है। जिसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, उसी को लेके रोज हल्ला हो रहा है। तो एक तरफ है देश के लिए जरूरी मसले, जरूरी इश्यूज, और एक तरफ है जो इमीडिएट जो इश्यूज आते हैं उसको लेके संसद का गतिरोध। इसमें एक बैलेंस करना है। तो मेरे ख्याल में इस बैलेंस जो सत्ताधारी है उन्हीं को करना चाहिए। तो चलिए, सत्ताधारी पक्ष की ओर से भी या डिप्टी या चेयरमैन राज्यसभा को सबको बुला के इसको सल्टाना चाहिए। जी। अगर नहीं सल्टाते हैं तो क्या करें? जी। यहाँ पर रतनलाल कटारिया जी भी मौजूद हैं, लेकिन लोकसभा के टीवी के माध्यम से नहीं, अब हम संसद टीवी के माध्यम से
संसद की हाँ, कार्रवाई नाम बदल लगातार गया। जो है हम अपने दर्शकों तक और नाम देश बदल भर गया तक है पहुंचा रहे हैं। संसद। रतनलाल कटारिया जी, ये सीधे तौर पर स्वागत राय कह रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चले और जो महत्वपूर्ण विषय सदन के भीतर जिनकी चर्चा होने वाली है या होती रही है वो चर्चा आगे बढ़े। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि स्वागत राय जी जो बात कह रहे हैं कुछ हद तक सरकार उसका प्रयत्न करती है कि संसद सुचारू रूप से चले, लेकिन हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जब पक्ष और विपक्ष मिलकर चलेंगे तभी उसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह बिल्कुल क्लियर किया है कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, चाहे कितना भी गंभीर मुद्दा क्यों ना हो। जैसे कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा आज सारे संसार के अंदर एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिसके लिए सदस्य समय समय पर मांग करते रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अब 193 के अंतर्गत उसके ऊपर चर्चा चल रही है। भारत का उसके बारे में क्या दृष्टिकोण है, भारत ने किस तरह का रोल ग्लासगो के अंदर जो है वो प्ले किया है, और प्रधानमंत्री जी ने जो सारी दुनिया के समक्ष जो विजन रखा है कि वन हेल्थ सिस्टम एंड वन ग्रिड सिस्टम, वो सारे बातें जो हैं वो दुनिया के सामने रखी है, दुनिया ने उनको सराहा है। तो क्यों ना इसके ऊपर जो है संसद के अंदर चर्चा हो। इसी तरह से विपक्ष जो है वो सारा दिन देश की गलियों में हल्ला मचाता रहता है, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। तो हमने कहा कि आइए चर्चा कीजिए महंगाई के ऊपर, लेकिन इस ओमिक्रॉन के वातावरण में जब सारी दुनिया डरी हुई है, भारत भी डरा हुआ है और हर आदमी इस बीमारी से बचकर अपने आप को सेफ रखना चाहता है, लेकिन हमारे मेंबर पार्लियामेंट इस सब के बावजूद सदन के अंदर आते हैं और जोखिम लेकर आते हैं ताकि महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर चर्चा हो जाए। लेकिन विपक्ष के रवैये के परिणाम स्वरूप जैसे ही सदन चलने लगता है तो साथ में ही घंटी बजती है कि छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई जी। और सबसे बड़ी बात यह है, सुजीत कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेडी के राज्यसभा सांसद। लोकसभा के भीतर तो हम देख रहे हैं फिर भी बहुत जो है महत्वपूर्ण कार्रवाई हो पाई है, लेकिन राज्यसभा में थोड़ा सा उस तरीके से सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई है। लोकसभा के भीतर तो कोविड-19 को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई, बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला गया, सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष के माननीय सांसदों की तरफ से, और उस पर रिप्लाई भी हुआ। राज्यसभा में गतिरोध ज़्यादा बना हुआ है। जी, जैसे प्रोफेसर राय ने बताया कि हमारे 12 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया है ये सेशन से, तो इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज़ सारे मिल के इसका विरोध कर रहे हैं। और आप जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा चल नहीं रहा सुचारू रूप से, और महंगाई को लेके, ओमिक्रॉन को लेके राज्यसभा में भी शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस हुआ था, लेकिन चर्चा पूरा नहीं हो पाया जी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज सदन चलेगा। आज मेडिसिन बिल का भी इंट्रोडक्शन है, प्राइवेट मेंबर्स बिल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे ने जो इंट्रोड्यूस किया था, अमेंडमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, उस पर भी आज चर्चा होना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज राज्यसभा चलेगा जी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के एजेंडे में क्या रहने वाला है खास। राज्यसभा के एजेंडे में भी आज गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। वहीं केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू उच्च सदन में सुलह विधेयक 2021 पेश करने वाले हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सत्र के शेष भाग के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के बारे में बयान देंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, अनुप्रिया सिंह पटेल, रामेश्वर तेली और देवू सिंह चौहान अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित बयान भी देने वाले हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की परिषद के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी होगा। महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। वहीं सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे।
हमारे सहयोगी नवविक्रम मौजूद हैं संसद भवन परिसर में। मोटे तौर पर नवविक्रम, हमने बता दिया राज्यसभा की कार्यसूची को, यहाँ पर चर्चा भी हो रही है कि प्राइवेट मेंबर बिल बहुत महत्वपूर्ण सूचीबद्ध हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? प्रतिबिंब बिल्कुल, अगर हम लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखें तो कई जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं बेहद अहम हैं। और जो अगर हम बात करें कंपनी संशोधन जो विधेयक है, उस पर हमने जो राज्यसभा में पहले चर्चा देखी थी, जो कि विनय सहस्त्रबुद्धे ने पेश किया था। काफ़ी सार्थक चर्चा रही थी कि जो CSR का जो पैसा है वो किस तरीके से भारतीय जो ऐतिहासिक जो विरासत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसे बचाने में खर्च किया जा सकता है। तो जो सदन के कई सदस्यों ने बहुत बेहतरीन सुझाव दिए। कई लोग उस विधेयक से उन्होंने समर्थन किया। हालांकि कई लोगों ने उसके बारे में कुछ बदलाव की भी बात की। सरकार की तरफ से भी जवाब आया कि इस बारे में विचार किया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि जो सदस्य हैं वो विधेयक अपना वापस लें, ये संज्ञान में आ चुका है। लेकिन इस पर आज फिर चर्चा होनी है। उम्मीद है कि अगर इस पर आज चर्चा होती है तो फिर एक सार्थक बहस हमें एक बार फिर सुनाई देगी और सारे सदस्यों के जो विचार हैं वो रखे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रतिबिंब हम देख रहे हैं लगातार राज्यसभा में, पक्ष और विपक्ष दोनों अपने रुख पर कायम नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि आज किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलती है और जो सत्ता पक्ष है किस और विपक्ष है, क्या वो एक सहमति पर पहुंचते हैं कि जो, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं सदन की कार्यवाही के लिए, तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं जिन्हें पारित कराना है। तो देखना होगा कि सहमति बनती है या नहीं। जी, आपने जिक्र किया निजी विधेयक का। एक निजी विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने देखा कि सत्ता पक्ष लगातार इस विषय को लेकर अपनी बातें करता रहा है। कितना महत्वपूर्ण है, और हमने ये भी देखा है कि कुछ इस तरीके के निजी विधेयक जब महत्वपूर्ण लगते हैं सत्ता पक्ष को या सरकार को, वो एडॉप्ट कर लिए जाते हैं और उस पर बाद में काम किया जाता है। कि क्या आपको संभावना लग रही है इस निजी विधेयक को लेकर? जी बिल्कुल प्रतिबिंब, अगर समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये अपने आप में एक ऐसा विधेयक है जिसके बारे में लगातार हम चर्चा सुनते रहे हैं। और समान नागरिक, अगर हम अपने संवैधानिक जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी मंशा को भी देखें तो वो समान नागरिक संहिता की एक तरह से वकालत की गई। हमारी संविधान सभा की अगर हम बहस देखेंगे तो उसमें एक ऐसे जहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून में एक रूपता हो, लेकिन बीते कई सालों में इस पर समान नागरिक संहिता पर बात हुई, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। हालांकि अगर हम न्यायालय की बात करें तो न्यायालय ने कई बार सरकार से कहा है कि इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और देश में कई प्रतिबिंब जटिल कानून हैं, चाहे वो उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ कानून हो, विरासत से, तो इन सब में कानूनों में आसानी होगी अगर हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जैसा कि आप ने बताया, इस प्राइवेट मेंबर बिल को सरकार एडॉप्ट करे, क्योंकि इसका जो दायरा है, अगर हम प्राइवेट मेंबर बिल का अगर देखें तो अक्सर प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस होती है, चर्चा होती है, लेकिन उस पर आगे नहीं बढ़ पाती सरकार। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हम एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रतिशत देखा जाए इसकी सफलता का तो बहुत ज़्यादा नहीं रही है। सुजीत कुमार जी, जैसा आपने भी कहा कि निजी विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर एक बात चल रही है समान नागरिक संहिता की, और इसको लेकर कई बार कोर्ट में भी विषय उठा और कोर्ट ने सरकार को कहा कि इसको तय किया जाए सरकार के स्तर पर। जी, एक बात नहीं, कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बारे में। आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ये देखिए, ये दिस विल हैव डीपर कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी असर बहुत गहराई तक रहेगी पूरे देश में। वेरी सेंसिटिव इशू है, तो इसके लिए वाइडर कंसल्टेशन होना जरूरी है और पार्लियामेंट में इसका शुरुआत होना चाहिए। सिविल सोसाइटी इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइवेट मेंबर्स बिल जो आज इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आया है, इस पर एक बेहतरीन चर्चा हो, ऑल अपोजिशन पार्टीज, रूलिंग पार्टी मिलके, बिकॉज इसमें पर्सनल बिल्स इसके दायरे में आते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट आता है, सक्सेशन आता है,
एडॉप्शन आता है तो कई कई सारे बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज इसमें जुड़े हुए हैं। जी जी, लेकिन सौगत राय जी, हमने देखा कि निजी विधेयक को लेकर प्रतिशत जो है सफलता का बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ बिल्स हैं जिनको कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया है सरकार ने और उस पर जो है काम किया गया है, लेकिन आमतौर पर बात आई गई हो जाती है। क्या ये बात सही है? नहीं, मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट मेंबर बिल सरकार अडॉप्ट करते हैं। जी, एक बार ही कुछ दिन पहले राज्यसभा में तिरुचि शिवा का एक बिल था ट्रांसजेंडर के बारे में, वो अडॉप्ट हुआ था। लेकिन लोकसभा में मैं आज तक नहीं देखा इतने साल में कि निजी सदस्यों का बिल सरकार ग्रहण करता है। क्या होता है, पूरा डिबेट होता है, डिबेट के बाद मंत्री जवाब देते हैं और जो निजी सदस्य जो बिल लाते हैं उनको अनुरोध किया जाता है कि आप विड्रॉ कर लीजिए, तो अडॉप्ट नहीं होता। लेकिन ये एक तो मौका है जहां एक सदस्य अपनी बात पहुंचा सकते हैं सदन तक, तो डिबेट तो अच्छा होता है। एडॉप्शन अगर सरकार को बाद में लगा कि पॉइंट ठीक है तो सरकार कानून ला सकता। जी जी, लेकिन ये प्राइवेट मेंबर का बिल अडॉप्ट करने से सरकारी कामकाज नहीं चलेगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे सुजीत कुमार जी बताए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ लोगों के लिए जरूरी है। जो सत्ताधारी लोग हैं वो पक्ष में हैं, बहुत लोग इसके विपक्ष में हैं और चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। तो इतना सीरियस बिल कभी राज्यसभा अडॉप्ट नहीं ये करेगी। रतनलाल कटारिया जी, सौगत रॉय भी कह रहे हैं और ये एक जो है आम जानकारी भी है कि आप के जो है दिल के बहुत करीब रहा है ये विषय और लगातार इस विषय को परसू किया गया है। अब ये विषय सदन के भीतर आ रहा है, तो क्या लगता है सत्ताधारी दल को इसको परसू करना चाहिए, इसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए? ये विषय केवल हमारे ही दिल के करीब नहीं है जी, बल्कि ये विषय उनके दिल के भी बहुत करीब था जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी खुलकर जो है वो इसका आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस समय फिर ये राजनीतिक द्वंद्व के अंदर उलझ कर रह गया। और आज जब सारे देश के अंदर भारत की संसद एक के बाद एक बेहतरीन कानून बना रही है और जिससे देश की बहुत सी समस्याओं का हल हो रहा है, तो क्यों ना हमें इस बिल को भी अपनाना चाहिए। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देश की जनता जो है वो इस बिल के पास होने की राह जो है वो देख रही है। ये बात सही है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल्स के ऊपर चर्चा होती है, इसके जो पास होने के चांसेस हैं वो बहुत कम रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, पर किसने कहा कि चिराग जलाना मना है। तो प्रयत्न तो करते ही रहना चाहिए बहुत अच्छा है। और कोशिशें जारी रहनी चाहिए और कभी ना कभी तो हम ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके ऊपर बिल बनाने में कामयाब होंगे और देश की जनता को राहत प्रदान करने में कामयाब होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्राइवेट मेंबर बिल है। सुजीत जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। आपको लगता है कि निजी विधेयक पर सांसदों को, माननीय सांसदों को पार्टी लाइन से थोड़ी सी छूट देनी चाहिए? देखिए, तो उस पर ज्यादा मंथन और गहन विचार हो पाएगा। देखिए, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 44 में भी है और जैसे कटारिया जी ने भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भी इसके पक्ष में बोले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में। तो ये देखिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस पर मेरा व्यूज़ मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना सेंसिटिव इशू को इट शुड बी वाइडली डिबेटेड, कंसल्टेड अक्रॉस द कंट्री और शुरुआत पार्लियामेंट से ही होनी चाहिए। क्यों और कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दिस।
क्योंकि देखिए इसमें सारे धर्मों के जो उनके पर्सनल लॉस हैं दैट इज इन्वॉल्व इसमें, यू नो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज कुड बी इन्वॉल्व अगर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, इसको बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी पुश थ्रू वेदर जैसे सौगत राय जी ने और कटारिया जी ने कहा कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पास होने का चांसेस बहुत स्लिम है। अगर कल गवर्नमेंट इसको एक गवर्नमेंट बिल के हिसाब से भी हाउस में लाता है, पार्लियामेंट में लाता है, तो इसको इट शुड नॉट बी पुश थ्रू वाइडर कंसल्टेशन। जी, विषय आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है और उस पर चर्चा अगर सदन के भीतर से शुरू होती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी भी होगा। आगे एजेंडे को बढ़ाते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर आगे की चर्चा और मतदान आज भी लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। 14 दिसंबर को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद करीब 4.5 घंटे चली चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे। हालांकि 15 और 16 दिसंबर को सदन में गतिरोध के चलते आगे की चर्चा नहीं हो पाई। ये आज भी जारी रहेगी। चर्चा के बाद इस पर मतदान भी होगा। अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग सांख्यांक 5 विधेयक 2021 पेश करेंगी। वो विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव रखने वाली हैं। जी हां, जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। चर्चा के आखिर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को डीएम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर अपने विचार और सुझाव रखे। 10 दिसंबर को भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई और सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर भी नियम 193 के तहत लोकसभा में आज अल्पकालिक चर्चा होने वाली है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सांसद मूल्य वृद्धि की स्थिति के बारे में अपने अपने विचार और सुझाव रखने वाले हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किए जाने की उम्मीद है। आखिर में संबंधित मंत्री चर्चा का जवाब भी देंगे। जी हाँ, यहाँ पर 3 माननीय सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की तो बात शुरू हो गई कि आपने बताया कि किस तरीके से एक चर्चा अधूरी है और एक चर्चा शुरू होने वाली है, जिसको आप शुरू करने वाले हैं। हमारे सहयोगी लगातार संसद भवन परिसर में भी मौजूद हैं। अमरेंद्र, यहाँ पर बात करें चर्चा की के विषय में रिएक्शन लेंगे अपने विशेषज्ञों मेहमानों से, लेकिन अनुदानों की अनुपूरक मांग उस पर भी चर्चा चल रही है। वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तक सदन इसको पारित नहीं करेगा तब तक जो है आर्थिक रूप से जो है आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा सरकार की ओर से। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा? प्रतिबिंब बहुत अहम चर्चा मानी जा सकती है, लेकिन इस चर्चा से पहले मैं अगर बता दूं, अभी आप लोग स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो जिस तरह से भारत सरकार ने ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 में जो भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में जिस तरह से एक बड़ा रोल प्ले किया है, तो वो कहीं ना कहीं इस चर्चा के जवाब में, मंत्री के जवाब में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक लीड लेते हुए ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन मंत्री ने एक लीड लिया। उसके बाद जो फर्स्ट गाइडलाइन है अभी पिछले दिनों जारी की गई, तो एक अहम चर्चा होगी। इसके अलावा प्राइस राइज वाली चर्चा भी अहम मानी जा सकती है। लेकिन आज के जो एजेंडे में जो 2 अहम बिल हैं प्रतिबिंब, मैं आपको बता दूं, एक तो अनुदान की अनुपूरक मांगों के लिए सरकार आय व्यय का कहां से जो एक्स्ट्रा पैसा है उसकी बात रखती है। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी जो है विनिमय विधेयक क्रमांक 5 जो है सदन में पेश करेंगे। लेकिन 2 अहम बिल जिसकी चर्चा बार बार कर रहा हूं, एक बहुत 2 सालों से करीब सरकार चाह रही थी कि एंटी डोपिंग के ऊपर एक बिल लोकसभा में लाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल की कमेटी एक बनाई गई थी 2 साल पहले, जिसमें 15 कमेटी मेंबर थे। उन्होंने एक हार्ड रिकमेंडेशन दी थी इस बिल को लेकर, डोपिंग में जिस तरह से आए दिन खिलाड़ी पकड़े जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें उस वक्त जो रिकमेंडेशन थी उसमें यह बताया गया था कि खिलाड़ी को 3 से 5 साल तक की अगर डोपिंग टेस्ट में अगर पकड़ा जाता है तो सजा का प्रावधान किया गया था। 3
लाख रुपए तक का जुर्माना था। इसके अलावा सीबीआई जांच की भी मांग थी, लेकिन काफी लंबे समय तक इस पर बहस होती रही और सरकार ने कुछ रिकमेंडेशन को विड्रॉल किया, कमेटी के पास भेजी गई। कमेटी ने उस रिकमेंडेशन में जो दिया है कि इससे सीबीआई और पुलिस की जांच के प्रावधान को हटाया जाए, क्योंकि नाडा जो एंटी डोपिंग टेस्ट एजेंसी है, नाडा लगातार इस बात को कह रही थी क्योंकि वाडा का एक प्रेशर था कि इस बिल को संसद में लाया जाए और खेल मंत्रालय से जुड़े हुए चीजों को लिए इसकी मंजूरी दी जाए और नाडा को मजबूत किया जाए। तो एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए उसमें से सीबीआई और पुलिस को हटाया गया, उसकी जांच के प्रावधान को हटाया गया और सारी ताकत जो है एंटी डोपिंग जो एजेंसी है यानी कि नाडा, उसको दिया गया। तो ये एक अहम बिल माना जा सकता है प्रतिबिंब। इसके अलावा जो दूसरा अहम बिल है वो वन संरक्षण अधिनियम से जुड़ा हुआ बिल है। नियम 193 के तहत हम लोग जहां जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, ऐसे में वन संरक्षण की बात भी एक अहम है। इसके अंतर्गत भी प्रतिबिंब बिल में जो प्रावधान है 7 साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है और 5 लाख से 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ साथ अगर वन संरक्षण के लिए जो लोग दोषी पाए जाते हैं, जो वन में अवैध तरीके से शिकार करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ में बिल में प्रावधान किया गया है कि जो वन के जीव और जंतु हैं उनके रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए, वो सारी एक प्रॉपर गाइडलाइन है। तो 2 बहुत अहम बिल हैं। इसके अलावा एक अहम बिल और है चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम बिल, उसमें भी किस तरह से सीएसआर का पैसा जो है सही जगह लगाया जाए। इसके अलावा कंपनी किस तरह से रेगुलेट करे और सरकार का किस तरह से इन कंपनियों पे अंकुश बना रहा है, इस बात पर भी चर्चा होनी। और मैं बता दूं टोटल जो ये 17वीं लोकसभा के 7वें सत्र के तहत शीतकालीन सत्र के लिए 26 बिल लिस्टेड थे अहम। और मैं आज ये मान सकता हूं कि आज का दिन एक खासा अहम माना जा सकता है। उस 26 बिल में से 3 एक ये अहम बिल और एक निर्मला जी का विनियमन विधेयक बिल, तो 4 अहम बिल पर चर्चा होनी है। इसके अलावा राज्यसभा से सरोगेसी वाला बिल आ चुका है, उस पर भी चर्चा करके पारित किया जाना है। जी, राज्यसभा से हमारे साथ नविक्रम लगातार जुड़े हुए हैं। नविक्रम, यहाँ पर चर्चा की है अमरेंद्र ने राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण जो है चर्चा भी लंबित हैं, विधेयक भी जो हैं आज पेश और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। संभावनाएं क्या हैं, क्योंकि संभावनाओं पर ही टिका हुआ है। अगर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाती है तो कार्यसूची भी जो है महत्वपूर्ण कार्यसूची पर भी कार्य हो पाएगा। बिल्कुल प्रतिबिंब, अगर संभावनाओं की बात करें तो बीते कई दिनों से सरकार की कोशिश है कि विपक्ष को मनाया जाए। देखिए, जो सांसदों के निलंबन का मुद्दा है, सरकार लगातार कह रही है, सरकार के मुताबिक अशोभनीय आचरण जो है सांसदों का, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम है, अभी तक अड़ा हुआ है कि उनका निलंबन रद्द हो। तो ऐसे में जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है दोनों के बीच में, और अभी तक फिलहाल कोई सहमति बनती नज़र भी नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिबिंब, इसकी वजह से कई चीज़ें जो संसद के दौरान, कार्यवाही के दौरान हम नहीं देख पा। प्रश्नकाल के दौरान बड़े अहम प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का जवाब सरकार देती है, संसद सदस्य सवाल पूछते हैं और देश को पता चलता है कि स्थिति क्या है। देश टीवी पर देखता है कि सरकार ने किस मुद्दे पर क्या जवाब दिया। कोविड से संबंधित सवाल। बड़ी बात यह है नविक्रम, जितने भी माननीय सांसद आते हैं, निजी तौर पर उनका भी ये मानना होता है कि प्रश्नकाल अछूता रहना चाहिए इस शोरगुल से, इस डिसरप्शन से, क्योंकि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों और तमाम अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रश्नकाल के माध्यम से उठा पाते हैं। सौगता जी, यहाँ पर निजी तौर पर जब भी सांसद आते हैं तो कहते हैं कि, और ये शायद एक जो है समन्वित जो है एक राय भी बनी हुई है सदन के भीतर कि प्रश्नकाल को थोड़ा सा अछूता रखा जाएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो चर्चा करनी है, जो विषय उठाने हैं, वो सत्तापक्ष या विपक्ष उठा सकता है। नहीं, ये तो बराबर हमारे अध्यक्ष महोदय बोलते आए हैं कि आप कुछ भी करो, प्रश्नकाल को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन दुखद बात यह है कि तब भी प्रश्नकाल डिस्टर्ब हो जाता है। इस पर आम सहमति भी है कि प्रश्नकाल ताकि मेंबर सवाल पूछ सके सरकार से और तथ्य जान सके, ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए। फिर भी प्रश्नकाल में
गतिरोध आ जाता है। जी। मेरा पर्सनल व्यू है गतिरोध नहीं आना चाहिए, लेकिन सभा की कार्रवाई तो मेरे हाथ में नहीं है, तो इसलिए सुजीत कुमार जी, आप हो कुछ जाता है कभी-कभी। हैंड रेज कर रहे थे। जी कुछ जी जी, मैं तो ये कहूँगा, सिर्फ प्रश्नकाल नहीं, शून्यकाल भी उसको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, उसमें भी डिसरप्शन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि शून्यकाल में देश भर के, जैसे हम लोग के सांसद हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के, हमारे राज्य के हम लोग जो अहम मुद्दे हैं उनको उठाने का मौका मिलता है। जैसे आज मैंने एक शून्यकाल में एक प्रश्न डाला है कि जो नेशनल हाईवेज में एवरी 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर्स में वॉशरूम टॉयलेट्स होनी चाहिए। बहुत दिक्कत होती है, जैसे पर्टिकुलरली लेडीज़ लोग जब जाते हैं तो 200-300 किलोमीटर तक उनको कोई मौका नहीं मिलता है टू गो टू द वॉशरूम। तो ये मैंने डाला था। लास्ट वीक मैंने डाला था कि मोबाइल कनेक्टिविटी इन केबीके डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। मेरे जिला में कालांडी से आता हूँ, वहाँ पे 310 पंचायत हैं, जिसमें से 81 पंचायत में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। द चेयरमैन वाज शॉक्ड टू हियर दिस। तो ये सब अहम मुद्दे हम उठाते हैं प्रश्नकाल में और शून्यकाल में, तो दोनों का नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब। जी जी, ये महत्वपूर्ण, अगर बात करें तो अनुदानों की अनुपूरक मांग ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये चर्चा शुरू की गई विपक्ष के द्वारा तो ये कहा गया कि अगर पहले से ही सज्ज होती सरकार तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो क्यों कर ये लाया जा रहा है, इस पर चर्चा हो रही है, क्यों आवश्यकता पड़ी, ये एक यक्ष प्रश्न जरूर है। देखिए, सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा है कि हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। देश जो है कोविड की महामारी से बड़ी मुश्किल से उभरा है। ओमिक्रॉन का फिर से खतरा पैदा हो रहा है। ऐसी स्थिति में जहां वर्ल्ड की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई, लेकिन भारत ने इस 2 साल के पीरियड में भी अपने आप को संभाल के रखा और हमारा जो जीएसटी कलेक्शन था वो प्रति माह 1 लाख करोड़ से भी ऊपर गया और हमारी जीडीपी की जो वो फोरकास्टिंग हो रही है 8.4% की हो रही है। अगर हम संसद के अंदर जो हमारे एक तरफ तो ये बात आ रही है कि पहले जब कंजम्पशन बढ़ेगी तभी ग्रोथ बढ़ेगी, और वो तभी बढ़ेगी कि जब सरकार कुछ अनुपूरक मांगे लाई हैं, जब वो मंजूर होगी, पैसा खजाने से निकलेगा और वो देश के ऊपर खर्च किया जाएगा। अन्य मदों के अंदर भी जो पीछे खर्च हुआ है उसकी भी सारे की जो है वो पूर्ति करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इतने महत्वपूर्ण हमारे बिल हैं जिनके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए। जैसे कि आज पहला क्वेश्चन भी आप लगाइए, आप कुपोषण को लेकर है, और अभी जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का जो सर्वे आया है उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर हमारे देश की क्या क्या खूबियां हैं, कहाँ हमने सफलताएं प्राप्त की हैं, उन सब बातों का भी जिक्र है। और जहाँ पर हम थोड़ा चूक गए हैं उसके ऊपर भी उन सब बातों का उस सर्वे के अंदर जो है वो जिक्र किया गया है। तो क्यों ना सारा सदन मिलकर उन सब बातों के ऊपर चर्चा करे कि जहां हम देश में मजबूत हैं उस मजबूती को और आगे बढ़ाया जाए, और जहां पर देश पिछले 70 सालों में कुछ चीज़ों को लेकर पीछे रह गया है तो उस कमी को पूरा करने के लिए सभी सदस्य अपने अपने विचार जो है हाउस के अंदर रखें। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी तीसरी बार सांसद चुन के आया हूँ और 99 से 2-3 बार इस हाउस के अंदर जब मैं आया तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी संसद का जो स्तर है वार्ता का वो एक बेहतरीन किस्म का है, और सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी एक से एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज जो हैं वो हमारी लोकसभा के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि लोकसभा के भीतर लोकसभा अध्यक्ष लगातार प्रश्नकाल में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अवसर दे रहे हैं, शून्यकाल में भी ये अवसर दिया जा रहा है। एजेंडे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं एक इसमें यह कहना चाहूंगा कि लोकसभा बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही थी, हर रोज इतना कामकाज निपट रहा था, राज्यसभा में गतिरोध था, लेकिन फिर विपक्ष के लोगों ने मिलकर एक बैठक की कि भाई ये जो निलंबन का मुद्दा तो अड़ गया है तो इसको क्यों ना है अपनी जो
तोपे हैं उनका मुंह जो है लोकसभा की ओर कर दो कि राज्यसभा तो चल ही नहीं रही है। चलिए, तो ये चर्चा का विषय रहेगा। स्वागत है जी, कुछ रिएक्शन देना लोकसभा को भी बंद करवा दिया, 2 दिन से नहीं चल रही है, राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, एक एक मिनट के ऊपर लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगता है। सारा देश देख रहा है कि ये जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनको हम माननीय सम्माननीय इतना कुछ कह के संबोधित करते हैं, भाई किस प्रकार का आचरण ये सदन के थोड़ा सा अंदर एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। और शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में आज गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल भी शामिल हैं। लोकसभा के एजेंडे में 115 से ज्यादा प्राइवेट मेंबर विधेयक शामिल हैं। एक नज़र लोकसभा में पेश होने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर डाल लेते हैं। सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद रवनीत सिंह संविधान संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद 248 की जगह पर नए अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किए जाने को पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर किरीट प्रेम जी भाई सोलंकी भारतीय सुखाचार संशोधन विधेयक 2019 धारा 7 के संशोधन को पेश करेंगे। सांसद असादुद्दीन ओवैसी संविधान में नए अनुच्छेद 371 को शामिल किए जाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2019 पेश करने वाले हैं। सांसद रमेश चंद्र कौशिक शहीद को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान से संबंधित विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव संरक्षण विधेयक 2020 पेश करेंगे। अब एक नजर डाल लेते हैं गैर सरकारी विधेयकों पर जो विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा के एजेंडे में शामिल हैं। सांसद जनार्दन सिंह सीगरीवाल की ओर से पेश अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने 12 जुलाई 2019 को विधेयक पर चर्चा करने का प्रस्ताव पेश किया था, वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक को आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में अभिहित करना विधेयक 2019 सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी कृषि कर्मकार रोजगार सेवा शर्तें और कल्याण विधेयक 2019 सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। सांसद सुप्रिया सुले कंपनी संशोधन विधेयक 2019 संसद में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगी। सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करने वाले हैं। राज्यसभा के एजेंडे में आज 15 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। एक नजर राज्यसभा में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक संविधान संशोधन विधेयक 2020 उद्देशिका और अनुच्छेद 551A का संशोधन पेश करेंगे। वो लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 भी पेश करेंगे। सांसद एरिक ओब्रायन महामारी निवारण तत्परता और प्रबंधन विधेयक 2021 पेश करेंगे। सांसद प्रशांत नंदा दंड विधि संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगे। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 पेश करेंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं। सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे की ओर से पेश कंपनी संशोधन विधेयक 2019 आगे की चर्चा होगी उस पर। उन्होंने 3 दिसंबर 2019 को विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव पेश किया था, वो इसे पारित का भी प्रस्ताव करेंगे। इसके अतिरिक्त सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी सार्वभौमिक और निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद वंदना चौहान शिक्षा संबंधी विशेष निःशक्तता से ग्रस्त बालक पहचान और शिक्षा में सहायता विधेयक 2018 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। सांसद डॉक्टर समित पात्रा राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर विकास महात्मे 10वीं अनुसूची का संशोधन करने वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। हम देख रहे हैं एक लंबी फेहरिस्त है और इस फेहरिस्त में इस पूरी सूची में निजी विधेयकों की सूची में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही माननीय सांसद
मौजूद हैं, मैं तो बढ़ जाता है इससे। और जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं निजी विधेयकों को लेकर सांसदों को पार्टी लाइन से थोड़ी सी छूट भी दे देनी चाहिए। क्या ये बात सही है? कैसा होना चाहिए? सही कह रहे हैं जी। अब देखिए, ये व्हिप सिस्टम जो है ये हिंदुस्तान में हम चालू किए हैं 10th शेड्यूल के जरिए। ब्रिटेन में उनका व्हिप है, लेकिन व्हिप नहीं दिया जाता, लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं। अमेरिका में व्हिप नहीं चलता है, कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट में और हाउस ऑफ लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं। मेरे ख्याल में लोकतंत्र को लाइवली रखने के लिए ये क्रॉस वोटिंग संसद के अंदर दे जाना चाहिए। जी जी। मेन चीज तो है कि बजट पास करना, बजट पास करने में आप व्हिप दो, लेकिन जो विधेयक आता है, कानून आता है, उसके बारे में मेंबर्स का आज़ादी देना चाहिए। क्या इस प्रकार की आज़ादी से थोड़ा आपको लगता है कि हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है उसको विस्तार मिलेगा? संक्षिप्त सा मैं ये कहना चाहूँगा कि होने को तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं हरियाणा से आता हूँ। हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में ऐसा रहा है कि एक एक एमएलए ने एक दिन में 7 बार दल बदला और आया राम और गया राम वहीं से चला है। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं ये जो व्हिप सिस्टम है ये भी कहीं ना कहीं अंकुश किसी चीज के ऊपर लगाता है। और ये ठीक है कि स्वतंत्रता का अपना महत्व है, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन का भी कोई कम महत्व नहीं है। उसके अंतर्गत काम करते हुए हमें बहुत से मौके मिलते हैं, और अगर किसी के मन में कोई ऐसी बातचीत है तो पार्टी के भीतर ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहां पर अपनी बात रख के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सुजीत जी यहाँ पर संभावनाओं की बात कर रहे हैं, संभावना हम जता सकते हैं कि आज राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, और आपका भी शून्यकाल में रखा हुआ एक प्रश्न है वो भी सामने मैं उम्मीद रखा हूँ कि आज गतिरोध नहीं होगा राज्यसभा में, और बहुत महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर्स बिल भी हैं, और जो शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, सब सुचारू रूप से चलेगा। और जो व्हिप की बात आपने की, मैं छोटा सा बात रखना चाहता हूँ। मैं सहमत हूँ प्रोफेसर सौगत राय जी के बातों से। डेमोक्रेसी में व्हिप सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखिए कमेटी में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वहाँ पे व्हिप नहीं होती है, तो इसलिए कितने खुल के हम लोग बोल पाते हैं वहाँ पे, और कितने महत्वपूर्ण बातें सब आती हैं। कटारिया जी बहुत सीनियर लीडर है, उन्होंने जो आयाराम गैराम का बात किया, उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। व्हिप इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो मेरा मत है कि चलिए समय हो रहा है और आप तीनों माननीय सांसदों को सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा, लेकिन आपने समय निकाला और हमारे साथ चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपको भी धन्यवाद प्रतिनिधि जी, आप बहुत अच्छे एंकर हैं। थैंक यू जी। अमरेंद्र और नवविक्रम, आपने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, कार्यसूची बताई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे सहयोगी अमरेंद्र लोकसभा से और नवविक्रम राज्यसभा से जानकारी दे रहे थे। लोकसभा में आज आयुष, रसायन और उर्वरक, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद निहाल चंद चौहान महिला और बाल विकास मंत्रालय से कुपोषण से हुई मौतों के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद बेलाना चंद्रशेखर विधि और न्याय मंत्रालय से नोटरी प्रमाण पत्र जारी करने और नवीकरण से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चिकित्सा महाविद्यालयों में एमडी के लिए सीटों की संख्या से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर रसायन और उर्वरक मंत्रालय से प्लास्टिक पार्कों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद सुधीर गुप्ता विधि और न्याय मंत्रालय से मुकदमेबाजी के संबंध में राष्ट्रीय नीति से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद ए गणेश मूर्ति आयुष मंत्रालय से आयुष के लिए अवसंरचना के विकास को लेकर सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुनीता दुग्गल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मध्य वर्ग के लिए स्वास्थ्य परिचर्चा संबंधी सुविधाओं से जुड़ा प्रश्न करेंगी। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिला हेल्पलाइन स्कीम से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद विद्युत बरन महतो विधि और न्याय मंत्रालय से ग्राम न्यायालयों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद रामदास चंद्र भांजी लट्स महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सवाल पूछेंगे।
सांसद अन्ना साहेब शंकर जोल्ले विधि और न्याय मंत्रालय से उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद सदाशिव किसान लोखंडे विधि और न्याय मंत्रालय से मतदान मशीनों के दुरुपयोग से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद मेनका संजय गांधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड वैक्सीन के निर्यात से जुड़ा प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद सुनील कुमार आयुष मंत्रालय से आयुर्वेदिक औषधियों की विनिर्माण इकाइयों से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद ब्रजेंद्र सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्वास्थ्य कर्मियों में कोविड-19 के मामलों से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद दिया कुमारी महिला और बाल विकास मंत्रालय से आंगनवाड़ी केंद्रों की समीक्षा से जुड़ा प्रश्न करेंगी। सांसद रवि किशन विधि और न्याय मंत्रालय से कुटुंब न्यायालयों से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद अनुमूला रेवंत रेड्डी रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उर्वरकों की आवश्यकता से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद TRVS रमेश आयुष मंत्रालय से वृद्ध लोगों के लिए आयुष औषधियों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गौरव गोगोई महिला और बाल विकास मंत्रालय से मानव तस्करी के शिकार हुए व्यक्तियों से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज वस्त्र, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, संचार, उपभोक्ता मामले, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद विजय पाल सिंह तोमर वस्त्र मंत्रालय से वस्त्र के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के आकलन संबंधी सवाल करेंगे। सांसद अनिल बलूनी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए इंटरनेट एक्सचेंज की कार्यक्षमता से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद समीर उरांव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से साइबर हमलों से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकृत व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर CM रमेश कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधि का उपयोग करने संबंधी सवाल पूछेंगे। सांसद अयोध्या रामी रेड्डी आला रेल मंत्रालय से राष्ट्रीय रेल योजना विजन 2024 से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में किसानों की समस्याओं को कम करने के उपाय से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद वाईको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से तमिलनाडु में औद्योगिक गलियारे के विकास से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद विशंबर प्रसाद निषाद रेल मंत्रालय से रेलवे के कार्यों में निजी कंपनियों के बढ़ते लाभ को लेकर सवाल करने वाले हैं। सांसद सरदार बलविंदर सिंह भुंडर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से देश में धान की उपज में कमी से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद M षणमुगन रेल मंत्रालय से तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन के स्तर को बढ़ाए जाने से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर नरेंद्र यादव मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से डेयरी उद्यमिता विकास योजनाओं के तहत आधुनिक डेयरी फार्म के विकास से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद नरेश बंसल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के औद्योगिक विकास को लेकर सवाल करेंगे। सांसद हरद्वार दुबे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की निर्यात में हिस्सेदारी से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद V विजय साई रेड्डी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कवरेज से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुजीत कुमार वस्त्र मंत्रालय से कालाहांडी जिले में आधुनिक कताई मिल स्थापित किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के सुचारू प्रसारण के लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग अलग चैनल्स पर लगातार किया जा रहा है। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई का प्रसारण संसद टीवी HD लोकसभा पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी की वेबसाइट sansadtv.nic.in और संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म्स पर संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।
फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने वाली है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।